सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 28 अगस्त की द हिंदू वोकैब एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, एस्पिरेंट्स नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल पे जितने भी सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उसकी जो PDF है आपको इस @यादव पूजा _ऑफिशियल पे मिलती है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन कीजिए आप इस चैनल को, ताकि आप कोई भी अपडेट या कोई भी PDF को मिस ना करें। ठीक है जी। सो सबसे पहले अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू पीपल। आई होप आप सभी ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और आई प्रे टू गॉड कि आपके और आपके ब्रदर जो भी हैं, आप भाई बहनों के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा रहे। ठीक है जी, प्यार से भरा हुआ रहे। ठीक है जी। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ वोकेबलरी में, दैट इज़ स्ट्रक। देखिए, स्ट्रक का मतलब होता है कि आपने किसी के ऊपर अटैक किया है या फिर कोई आपदा आई है। जैसा कि देखिए, आज का जो आर्टिकल है वो नेपाल फ्लड के ऊपर आया है। सो बेसिकली स्ट्रक का मतलब होता है हिट वॉयलेंटली या फिर अफेक्टेड, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से जो आपने अटैक किया है या कोई चीज़ अटैक हुई है बेसिकली, तो उसको स्ट्रक कहते हैं। हिट कह सकते हो, अफ्लिक्टेड कह सकते हो, स्मिटन कह सकते हैं, इम्पैक्टेड कह सकते हैं। आप इसके लिए एंटोनिम में क्या कह सकते हो? आपको हिट नहीं किया, आप सर्वाइव कर गए, उस चीज़ से स्पेयर्ड कर गए, आप एक तरीके से छूट गए। अवॉइडेड कह सकते हैं, आप बच गए उस चीज़ से। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, डिजास्टर स्ट्रक्स नेपाल आफ्टर अ सीवियर फ्लैश फ्लड रेवेज द फुट हिल्स। तो बेसिकली आपदा जो है, आपदा नेपाल में आई है और उसके बाद जो है, जब आपदा नेपाल में आई उसके बाद बहुत ही गंभीर तरीके से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सब कुछ ध्वस्त हो गया। ठीक है जी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे स्ट्रक है, ये स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म है। ये V2 भी कह सकते हो, V3 भी कह सकते हो, लेकिन अगर इसके साथ डाउन लग जाए ना, स्ट्राइक डाउन कर दूँ मैं या स्ट्रक डाउन कर दूँ मैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना, अबॉलिश कर देना, एब्रोगेट कर देना। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रेवेज्ड। रेवेज्ड वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ED से खत्म हो रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है तबाही मच गई भाई साहब, ध्वस्त हो गया सब कुछ, सीवियरली डैमेज, रुइंड कह सकते हैं आप इसके लिए, डिवास्टेटेड कह सकते हो, डिस्ट्रॉयड कह सकते हो, रेक्ड कह सकते हो, हेवॉक्ड कह सकते हो, रुइंड कह सकते हैं आप इसके लिए, कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हो, कैटाक्लाइज्मिक आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, नई तबाही मची, रिपेयर्ड कर दिया आपने, ठीक कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया, शील्डेड कह सकते हैं, कवर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, बिल्ट कह सकते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, फ्लैश फ्लड्स ravaged द हिमालयन सेटलमेंट्स विद इन मिनट्स। तो कुछ ही मिनट्स में जो है, कुछ चंद मिनट्स में जो है, जो बाढ़ आई उसकी वजह से हिमालयन सेटलमेंट्स जो थी वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो गई। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एवलांच। एवलांच का मतलब होता है ये एक तरीके का मैसिव स्नो या फिर रॉक स्लाइड, जैसे कहते हैं ना, लैंड स्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, उसको बोलते हैं एवलांच। एक तरीके का लैंड स्लाइड, स्नो स्लाइड, टॉरेंट या फिर डिल्यूज, उसको एवलांच कहते हैं। एक तरीके की आपदा ही होती है, ये भी डिज़ास्टर ही होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिकल, छोटी छोटी सी चीज़ें, स्टेबिलिटी कह सकते हैं आप एक तरीके से बनी हुई है, काम कह सकते हैं, बहुत ही शांति का शांति है। ओके। एग्जाम्पल के लिए, सैटेलाइट इमेजरी इंडिकेटेड एन आइस रॉक एवालांच इन तिब्बत। तो सैटेलाइट से जो इमेज सामने आई हैं, उन्होंने दर्शाया है कि किस तरीके से जो बर्फ़ के पहाड़ थे वो एक तरीके से जो है टूट गए तिब्बत में। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है वॉश्ड अवे। ये फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो रेवेज्ड ही होता है, बह गया, ध्वस्त हो गया, सब कुछ एकदम तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है। सो स्वेप्ट अवे कह सकते हो, कैरिड ऑफ कह सकते हो, इरोडेड कह सकते हो, डिस्ट्रॉयड कह सकते हो। ऑफकोर्स ये रेवेज्ड के सिनोनिम बनेंगे। ठीक है जी। रेवेज्ड के जितने भी सिनोनिम है वो वॉश्ड अवे के साथ जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज कोलाइड विद। कोलाइड विद भी हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब होता है क्रैश इनटू या हिट ईच अदर। इधर से एक गाड़ी आ रही थी, इधर से एक ट्रक आ रहा था, टकरा गया, है ना। बेसिकली किसी चीज़ से टक्कर हो जाना, उसको बोलते हैं कोलाइड विद हिट ईच अदर। क्रैश इनटू कह सकते हैं, स्लैम इनटू कह सकते हैं, स्ट्राइक कह सकते हो, इम्पिंज कह सकते हो, एक तरीके से हिट किया। अभी हमने स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना, V2 V3, स्ट्रक, एक तरीके से हिट कर गया। सो ये दैट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्राइक किया है किसी चीज़ से, कोलाइड हो गया, टकरा गए, एक तरीके की आपको, और टकरा गए हैं तो फिर क्या हो गया? आपदा आ गई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड कर दिया, डॉज कर दिया, बच गए, नहीं टकराए हैं, मिस कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, डेविएट कर गए। अगला वर्ड है आज का, दैट इज एनॉर्मस।
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉश्ड अवे। इसके एग्जाम्पल के लिए सेवरल रिमोट ब्रिजेस एंड होम्स वर वॉश्ड अवे बाय द टॉरेंट। तो बाढ़ के द्वारा जो है, बाढ़ की वजह से आप कह सकते हो एक तरीके से बहुत सारे जो दूर दराज पे जो ब्रिजेस बनाए गए थे, घर बनाए गए थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। कोलाइड विद के लिए एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा पॉलिटिकल स्टॉर्म्स कॉज रेन क्लाउड्स टू कोलाइड विद माउंटेन्स। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए हैं, जो तूफ़ान वगैरह आए हैं, इसकी वजह से जो है बारिश हुई है और एक दो माउंटेन से जो है एक टकराए हैं चीज़ें। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एनॉर्मस। एनॉर्मस OUS से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़ी है, विशालकाय कह सकते हो, मैसिव कह सकते हो, कोलोसल कह सकते हो, जाइजेंटिक कह सकते हो, इमेंस कह सकते हो। इसके अलावा वास्ट कह सकते हो, कोलोसल कह सकते हो, कोलोसल मैंने होती है, लार्ज कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो, बहमौत कह सकते हो, मैमौथ कह सकते हो आप इसके लिए, गैरगेंटुअन कह सकते हो, स्टुपेंडुअस कह सकते हो, वोपिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बोल सकते हो ट्रमेंडस कह सकते हैं, ट्रमेंडियस के बाद आप इसके लिए एलिफेंटाइन कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हो, प्रोडिजियस कह सकते हो, मोन्यूमेंटल कह सकते हो, माउंटेनियस कह सकते हो। ठीक है जी, टाइटैनिक आप इसके लिए कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत छोटी सी है कोई चीज़, टाइनी है, मिनिस्कल है, निग्लिजिबल है, स्मॉल है कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, आयोटा कह सकते हो, टैड कह सकते हो, मार्जिनल कह सकते हैं आप इसके लिए, माइन्यूट कह सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए, द हैवी क्लाउड्स रिलीज इनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ रेन एट शॉर्ट नोटिस। थोड़े ही समय में जो बहुत तेज़ी से जो बारिश हुई, इसकी वजह से वो थोड़े ही टाइम में जो है बहुत ही बारिश देखने को मिली, हमें बहुत बड़े पैमाने पे बरसात देखने को मिली थोड़े से टाइम में। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ यूबिक्विटी। ITY से खत्म हो रहा है, नाउन है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूबिक्विटिस जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सर्वव्यापकता, कोई चीज़ हर जगह व्याप्त है। ओमनी प्रेजेंस, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर कह सकते हो, ओमनी प्रेजेंस कह सकते हो, परवेसिवनेस कह सकते हो, यूनिवर्सलिटी कह सकते हो। एडजेक्टिव फॉर्म में आप कह सकते हो राइफ कह सकते हो, रैम्पेट कह सकते हो, यूबिक्विटिस तो डेफिनेटली बोल ही सकते हो, डायमंड डजन कह सकते हो, यूनिवर्सल कह सकते हो अगर मैंने नहीं बोला तो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और, आप यूबिक्विटी के लिए पेंडेमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेयरिटी है, स्कैरसिटी है, इनफ्रिक्वेंसी है कह सकते हो, बेयरली कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, द यूबिक्विटी ऑफ मॉडर्न सैटेलाइट्स हेल्प ट्रैक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। यानी कि जो ओमनी प्रेजेंट है, यानी जो व्यापकता है, सर्वव्यापकता है मॉडर्न सैटेलाइट्स की, इसकी वजह से हमें मदद मिली ताकि हम जो ग्लेशियल लेक है, जो वहाँ पे बाढ़ आई है, तबाही मच गई है एक तरीके से, हम उन सबको ट्रैक कर सकें। एपोनिमस यूएस से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है, निम का मतलब होता है नेम। तो गिविंग वंस नेम टू समथिंग, बेसिकली आपने किसी को कोई नाम दे दिया है, इसको एपोनिमस कहते हैं। सेल्फ टाइटल कह सकते हो, नेम गिविंग कह सकते हो, कॉग्नोमिनल कह सकते हो। आपने बेसिकली किसी को कोई नाम दे दिया, उसको बोलते हैं एपोनिमस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनोनिमस है, नाम ही नहीं पता है भाई, अननेम्ड है, कोई नाम ही नहीं है, नेमलेस है, कोई नाम ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एन एपोनिमस हिमालयन ग्लेशियर सडनली गेव वे इन सिक्किम, बेसिकली एक ऐसा जिसको हमने कोई नाम दिया था हिमालयन ग्लेशियर करके, वो अचानक से सिक्किम में आ गया था, ऐसे ही जब सिक्किम में कोई त्रासदी हुई थी। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है इनहॉस्पिटेबल। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे हॉस्पिटेबल का मतलब सिर्फ एक ही पता था, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, बट हॉस्पिटेबल का मतलब होता है बहुत ही वेलकमिंग होना, वार्म वेलकम होना, आप किसी के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से, एमिकेबल तरीके से बिहेव कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से। तो इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही हार्श हो कह सकते हो, डिफ़िकल्ट टू लिव इन कह सकते हो, इतना मुश्किल है कोई चीज़, हॉस्टाइल कह सकते हो, अनफॉरगिविंग कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, अनवेलकमिंग कह सकते हैं, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हो, एक्रिमोनियस आप इसके लिए बोल सकते हो, एनिमोसिटी कह सकते हो, बट एनिमोसिटी विल बी नाउन। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, हॉस्पिटेबल हो, वेलकमिंग हो, फ्रेंडली हो, हैबिटेबल हो आप एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, असेसिंग हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक्स रिक्वायर्स विजिटिंग इन हॉस्पिटेबल टेरेन, यानी कि हाई एल्टीट्यूड जो ग्लेशियल लेक्स थे, उनको ज़रूरत है कि जो भी इन हॉस्पिटेबल टेरेन में जो गए हैं, उनको बहुत अच्छे से असेस करने की ज़रूरत है। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फीजिबल। IBLE से खत्म हो रहा है, एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में। पॉसिबल है कोई चीज़, प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हो उस चीज़ को, वाइबल है, प्रैक्टिबल है, अचीवेबल है कह सकते हो, वर्केबल है, आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं फिजिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कह सकते हो, अनप्लॉजिबल कह सकते हैं आप इसके लिए। और अगर अनप्लॉजिबल एंटोनिम हो जाएगा तो प्लॉजिबल विल बी सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिजिबल। इम्प्रैक्टिकल कह सकते हो, अनफिजिबल भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आउटबर्स्ट, अचानक से सडन से कोई विस्फोट हो गया, फट गई कोई चीज़,
है ना, एक तरीके का प्रकोप या फिर विस्फोट। सडन रिलीज और इरप्शन, इरप्शन कह सकते हो, एक्सप्लोजन कह सकते हो, एक तरीके के सर्ज कह सकते हो, कोई चीज़ बढ़ गई अचानक से, आउटब्रेक हो गया। एंटोनिम क्या हो गया, नहीं आपने दबा दिया कोई चीज़, सप्रेशन कह सकते हो, रिस्ट्रेंट कह सकते हो, काम कह सकते हो, आपने रोक दिया किसी चीज़ को, रिप्रेस कर दिया, ऑपरेशन, ऑपरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, दैट ये वाला OPPERESION, ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, वो वाला जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो वाला ऑपरेशन नहीं। नियोनटल, नियोनटल में हमारा जो है एक रूट वर्ड आ रहा है, नियो का मतलब होता है न्यू, तो नियोनटल का मतलब होता है नवजात शिशु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको न्यूनटल कहते हैं। न्यूबॉर्न कह सकते हो, इन्फेंट कह सकते हो, न्यूली बॉर्न कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अडल्ट, एल्डरली कह सकते हैं, एज्ड कह सकते हैं, ठीक है, बड़े हैं कोई चीज़। So now it's time for quiz. People choose the synonym of the word inhospitable. Inhospitable का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग है, आप कह सकते बहुत एमिकेबिलिटी से बात करते हो, बहुत ही ज़्यादा एमिएबल हो, जीनियल हो, कॉन्जीनियल हो। तो इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या हो गया, हॉस्टाइल हो, ठीक है जी। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीजेबल, फीजेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो फीजेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप काम कर सकते हो, वाइबल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो ऑफकोर्स इम्प्रैक्टिकल है कोई चीज़, एंटोनिम बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन मीनिंग ऑफ ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब क्या था, सर्वव्यापकता, कोई चीज़ हर जगह मौजूद है, तो इसका नाउन मीनिंग क्या हो जाएगा, यूबिक्विटी, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड रिलेटेड टू द न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड वर्ड क्या पढ़ा हमने आज, न्यूनेटल, ठीक है जी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके जी, आई होप आपको ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी गई है डिस्क्रिप्टिव की, आपको अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू जनरली लाइक दिस वीडियो, लाइक माय एफर्ट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुझे याद है 2014 में व्हेन आई वाज इन क्लास 12th स्टैंडर्ड, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सरकार आई थी, और प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट जो आई थी, उन्होंने बोला था लाल किले की प्राचीर से कि भाई साहब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों तक जो है अपनी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है जिनको बैंक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसी के संदर्भ में जो है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है जनधन योजना को भी शुरू किया गया था। एनीवे, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। सो पहले इंट्रोडक्शन करना है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करता है कि जिनके पास बैंक नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए, डिजिटल बैंकिंग कह सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए जो है वो UPI यूज़ कर सके, मोबाइल एप्लीकेशन हम चला सकते हैं, जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज हैं उनको कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली जो है एक तरीके से रेवोल्यूनाइज्ड हो गया है, भारत में क्रांति आ गई है बैंकिंग इकोसिस्टम में, और इसकी वजह से जो हमारे जियोग्राफिकल बैरियर्स थे, मतलब हम पेमेंट नहीं कर पाते थे, हमें अब हम आसानी से जो है डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए दूर देश में भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और हमने सशक्त बनाया है उन सभी लोगों को जो कभी एक मार्जिनलाइज तबके के थे, जिनको कुछ मतलब कह सकते हैं उनको फाइनेंशियल का कुछ पता भी नहीं था कि कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे मतलब बेसिकली डिजिटल चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता था। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब डिजिटल तरीके से हम बैंकिंग कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे भी बहुत है। डिजिटल बैंकिंग जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक होता है, जिसकी वजह से जो लीकेज होती है कि पैसा बीच में कट जाता था, अब नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट, जैसे कि सिलेंडर्स में जो है सब्सिडीज़ मिलती थी, जो बीच में ब्रोकर्स वगैरह, मीडिएटर्स जो वगैरह होते थे वो खा लेते थे, अब नहीं खाते, अब डायरेक्ट सीधा अकाउंट में आते हैं। तो एक तरीके से ये सारी लीकेजेस ख़त्म हो गई हैं स्कीम्स में। इंस्टेंट UPI माइक्रो ट्रांजेक्शन्स होने लग गए, ज़ीरो बैलेंस पे जनधन अकाउंट्स खोले चले जा रहे हैं, और 24/7 आवर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है, जिसकी वजह से फॉर्मल सेविंग्स को जो है बहुत ज़्यादा पोस्टर किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजबूती मिलती है। हम आसानी से जो है क्रेडिट हमें पैसा मिल जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और हम जो है विमेंस को भी जो है आर्थिक तौर पर सशक्त बना रहे हैं। ये हमारे बेनिफिट्स हो गए डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल्स तो ये है कि जो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं जिन्हें जो एक तरीके से उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है डिजिटल बैंकिंग, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। रिमोट एरियाज़ में जो रीजनल लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कई बार हम अगर उन्हें बताने की भी कोशिश करें तो हमें उनकी भाषा नहीं आती होती, या उन्हें हमारी भाषा नहीं आती होती है, तो ये हमारा रीजनल लैंग्वेज एक बैरियर आता है, जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं। जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से साइबर फ्रॉड्स तो होते ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है रूरल एरियाज़ में,
जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कई बार फेल हो जाती हैं, सिक्योरिटी एंग्जाइटी होने लगती है कि यार मेरा पैसा फंस गया, पैसा कट गया था अकाउंट में, कब आएगा और पेमेंट हुई नहीं है। तो ये देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो है रुकावटें देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम रूल जो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें करता है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से अपनाने में। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गया, हमें आगे की तरफ क्या करना है। डिजिटल बैंकिंग जो है एक रीढ़ की हड्डी है हमारे सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इसको मजबूती प्रदान करते हुए हमें साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है और जो रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छा बनाना है। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बताना है कि डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, और ताकि जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम मैकेनिज़्म जो है खड़ा कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम एड्रेस कर सकें एक तरीके से इंक्लूसिव तरीके से, और हमारी जो ग्रोथ है हर एक सिटीजन्स के लिए बढ़ती चली जाए। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये जो है ऐसे समझ में आ गया होगा। और अब मैंने इसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताया, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देती हूँ। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर्स अनबैंक्ड पॉपुलेशन गेन अफोर्डेबल एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल बैंकिंग पावर्ड बाय UPI मोबाइल एप्लीकेशंस एंड आधार enabled payment service has completely revolutionized India's banking ecosystem by overcoming geographical barriers and empowering marginalized rural households. Digital banking enables direct benefits transfer, eliminating leakage in welfare schemes, instant UPI micro transactions, zero balance Jan Dhan accounts, and 24/7 accessibility foster formal savings, easy credit access for small businesses, and economic empowerment for women. Challenges. Key hurdles include digital illiteracy in remote areas, regional language barriers, cyber fraud, and infrastructure gaps like unstable internet connectivity. Transactions failures and security anxiety still deter first-time rural adopters from adopting digital platforms fully. तो कंक्लूजन क्या है, डिजिटल बैंकिंग जो है, डिजिटल बैंकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी, इंप्रूविंग रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव्स एंड इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट redressal mechanism will accelerate inclusive economic growth for all citizens. ठीक है जी, सो हमारा आज का आर्टिकल है कंप्लेंट ऑन फेल्ड UPI ट्रांजेक्शन। भाई साहब आपने कोई UPI की पेमेंट करी थी, आपके पैसे अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन सामने वाली पार्टी के पास पैसा पहुंचा नहीं है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं। सो सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर। सो रिस्पेक्टिव सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ब्रिंग टू योर नोटिस एन अनरिफंडेड डेबिटेड अमाउंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेल्ड UPI ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू माई सेविंग अकाउंट नंबर दिस। यानी कि मैं ये बात फॉर्मली जो है आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि अभी पैसा नहीं मिला है जो कट गया था मेरे अकाउंट से, और UPI ट्रांजेक्शन फेल हो गई थी जब मैं अपनी सेविंग अकाउंट से किसी को पेमेंट कर रही थी इस अकाउंट नंबर से। और अगस्त 2025 को जो है ये एक UPI पेमेंट करी थी, 5500 रुपये की मर्चेंट को करनी थी। हालांकि जो ट्रांजेक्शन थी वो फेल हो गई थी किसी टेक्निकल सर्वर की वजह से। अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से कट चुका है, उसी वक्त कट गया था, और एज़ पर द RBI की गाइडलाइंस जो ऑटो रिवर्सल है वो होना चाहिए T+1 डेज़ में। हालांकि जो डेबिटेड अमाउंट है वो अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है मेरे अकाउंट में, बावजूद इसके कि 3 दिन हो चुके हैं इस बात को। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मैटर को जो है इन्वेस्टिगेट कीजिए और अर्जेंटली तरीके से इस मैटर को जो है इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जो भी अमाउंट मेरे अकाउंट से कटा हुआ है उसको मेरे अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दीजिए। योर्स फेथफुली। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, नहीं तो पता नहीं लगी, ये मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया है। सो आज के जो हमारे 2 आर्टिकल आए हैं, डेंजर फ्रॉम अबव ऑन द नेपाल फ्लड आए हैं। तो पहली बात तो है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लड देखने को मिला है, पहला आर्टिकल ये है और इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हमारा आर्टिकल आया कि किस तरीके से भारत में जो है आग से रिलेटेड घटनाएँ बढ़ती चली जा रही हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर किस तरीके से हमें जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं, यानी कि कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं या फिर हम किसी भी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चरल तरीके से जो है कैसे सिलेंडर्स यूज़ करने चाहिए, क्रिटिकल केयर क्या होनी चाहिए, बच्चे ICU में, जैसे हॉस्पिटल में ये आग लगी थी, ICU में बच्चे थे। बहुत सारे भारतीय हॉस्पिटल्स में ऐसी बातें देखने को मिली है कि आग लग जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक होता है और लोग जो है दूसरों पर ब्लेम गेम डालना शुरू कर देते हैं जब कोई इंसिडेंट घटित हो जाती है। तो ये आर्टिकल इसके ऊपर है। ठीक है जी, सो पहला आर्टिकल जो हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डेंजर फ्रॉम अबव, यानी कि खतरे से भी ऊपर है नेपाल की बाढ़।
ठीक है जी। सो डिज़ास्टर नेचुरल आउटबर्स्ट इन हिली टेरेन आर राइजिंग एमिड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए क्लाइमेट चेंज के बीच में जो है एक प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है एक पहाड़ी एरिया में, जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ गई हैं। ठीक है। डिज़ास्टर स्ट्रक नेपाल ऑन वेडनेस, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा दिया। मैंने बस इसको अंडरलाइन कर दिया है कि ये वर्ड्स मैंने उठाए थे इस आर्टिकल्स। ठीक है। सो डिज़ास्टर स्ट्रक्स नेपाल ऑन वेडनेसडे आफ्टर अ फ्लैश फ्लड रेविज द हिमालयाज एंड फुट हिल्स। स्किमिंग कर देती हूँ, है ना। सो डिज़ास्टर हुई है नेपाल को वेडनेसडे में, और बहुत ही एकदम सिवियर तरीके से बाढ़ आई, जिसकी वजह से तबाही मच गई थी हिमालयाज़ एरिया में। थर्सडे को जो है करीबन 389 लोग जो है मारे गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हैं और साथ ही मारे गए हैं, ये भी मारे गए हैं, और 300 से भी ज़्यादा इंडियंस जो है कम से कम यानी उससे भी ज़्यादा जो है भारतीय लोग मिसिंग है अभी भी। सैटेलाइट के ज़रिए जो है हमें इमेज जिस मिली हैं ग्लोबल एजेंसीज़ हैं, जिसमें इसरो की टीम्स काम कर रही हैं, और उन्होंने बोला है कि एक ग्लेशियर जो है कोलैप्स हुआ है, ढह गया है, और एक आइस रॉक हुआ, एवालांच हुआ है, यानी कि भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ है एक तरीके का तिब्बत एरिया में, जिसकी वजह से एक टेम्पररी रिवर ब्लॉकेज हुआ था, और एक सडन फेलियर हुआ उस रिवर का, और ये बाढ़ आ गई। एक अर्थक्वेक भी इनिशियली सस्पेक्टेड किया गया था, लेकिन कि भाई हो सकता है कि एक भूकंप आया था, इसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ हो, लेकिन अभी भी इसके कोई अभी हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इमीडिएट जो है भले ही फ्लड थोड़े टाइम के बाद चली गई थी, लेकिन अभी भी वार्निंग्स हैं कि हो सकता है कि अभी दोबारा से जो है बाढ़ हमें देखने को मिल सकती है। बहुत सारे डेब्रिसेस, बहुत सारा मतलब कचरा वगैरह जो है, मलबा वगैरह जो है देखने को मिला। इसकी वजह से नदियाँ रुक गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से डैमेज हुआ है। भूते, कोसी और एक त्रिशूली कॉरिडोर्स है, सेटलमेंट्स हैं, कम्प्लीटली तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। बहुत सारे हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी डैमेज हो चुका है। नेपालीज अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कि जो 35 मोटरोबल और 45 सस्पेंशन ब्रिजेस थे, और करीबन 40 किलोमीटर की जो रोड है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। और ये दिया गया है कि मानसून तो है ही है नॉर्थ इंडिया में, बड़े पैमाने पर जो हिमालयन रीजन्स में भी है, पावरफुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जो है ये कोई कारण नहीं बनता है कि हम सीधा ये बोल दें कि भैया ये जो हुआ है वो बाढ़ की वजह से हुआ है। ये जो टकराए हैं, बादल आपस में टकरा गए थे माउंटेन से, और एक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे बारिश हो गई थी थोड़े ही टाइम में, हम ये कहना थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर जगह जो है सैटेलाइट्स की जिस तरीके से ओमनी प्रेजेंस है, बहुत तरीके से इसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स को जो है देख पा रहे हैं कि क्या इतनी वहाँ के गंभीर हालात हैं नेपाल के। हम जो है सैटेलाइट से इन सभी चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, और अभी ये बात पॉइंट की जा रही है कि जो ग्लेशियर है वो अक्टूबर 2000, ऐसा माना जा रहा है कि जैसे 2023 अक्टूबर साउथ लोहांग लेक डिज़ास्टर हुआ था सिक्किम में, ये बिल्कुल वैसा ही डिज़ास्टर है। इसमें कोई नाम नहीं, ऐसा एक नाम दिया गया था हिमालयन ग्लेशियर्स, जो सडनली आया था, रिलीज़ किया। इसने बहुत सारे मिलियंस ऑफ टन्स जो है एक तरीके से, ये जो जब सिक्किम में घटना हुई थी, बहुत मिलियंस में पानी जो है रिलीज़ किया गया था, मलबा आया था, रॉक्स एकदम पल्वराइज हो गए थे, पाउडर बन गया था, डैमेज हो गया था, ध्वस्त हो गया था। सिक्किम का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वो ख़त्म हो गया था जब सिक्किम में ट्रेजेडी हुई थी। भारतीय हिमालयन में करीबन 7500 ग्लेशियर लेक्स हैं, और करीबन 15,000 ग्लेशियर्स हैं। ये पूरी तरीके से जो है हम इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं कंडीशंस को। जहाँ पे भी साइट्स पे विजिट करने की ज़रूरत है, हम जा रहे हैं, मतलब हमारी टीम्स जा रही हैं। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो लेक्स है इतनी अनवेलकमिंग है, मतलब बहुत ख़तरा है यहाँ पर जाने में। इसलिए जो एक्सपीडिशंस है जनरली कई बार कहते हैं कि हाँ फिजिबल सिर्फ मतलब इस समय नहीं जा सकते क्योंकि बाढ़ आ रखी है, तो इस समय जाना वहाँ पे लेक्स वगैरह पे विज़िट करना ख़तरनाक है। लेकिन हाँ, हम जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है जनरली लोग कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पे फिजिबल तरीके से जो है एक्सपीडिशंस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो है सैटेलाइट जो है मॉनिटर कर रहा है ऊपर से, जो है चीज़ों को कह सकते हैं एक तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, एक्यूरेट तरीके से फोरकास्ट कर रहे हैं कि ग्लेशियर कोलैप्स हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो इस टेरेन में हुए थे, इसमें पहले जो कैजुअलिटीज़ देखने को मिली है, एक नेचुरल आपदा देखने को मिली है ये, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये सारे खतरे और बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो है रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन जारी हैं। गवर्नमेंट को जो है सख्त कंस्ट्रक्शन कोड्स बनाने चाहिए। साथ ही साथ जो है
जो भी सेटलमेंट्स वल्नरेबल जोन्स में हैं उन सबको रोक देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ग्लेशियर की जो हेल्थ है उसको बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रैक किया जा सके। ये जो ट्रेजेडी है फ्रिक्वेंटली कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी की थी और ये ये ट्रेजेडी हमें देखने को मिली है। नहीं, ये इसलिए हुई है कि हम बहुत ही लगातार तरीके से जो है चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, हम हमारे नेचर को नेग्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो है चीज़ें हुई हैं, लेकिन इनको जो है बाद में एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति छोड़ेगी थोड़ी ना। सो हमें चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से बोली है। सो नाउ अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्राइमरी कॉज डिड सैटेलाइट इमेजरी रिवील फॉर द नेपाल फ्लैश फ्लड। सो बताइए प्राइमरी कारण क्या था कि जो सैटेलाइट ने जो इमेजेस कैप्चर करी हैं उसने क्या दिखाया कि नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया, क्यों आया, क्या क्या तस्वीरें दर्शाती हैं। हैवी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फट गए हैं, डैम टूट गया, नहीं, ग्लेशियल कोलैप्स हुआ है। अरे सॉरी, क्या हो रहा है, ग्लेशियल जो है वो टूट गया, सॉरी, ग्लेशियल कोलैप्स हुआ है, आउटबर्स्ट हुआ है, एक एवालांच आया तिब्बत में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, व्हाई आर ऑन साइट फिजिकल एक्सपीडिशन टू हाई हिमालयन लेक्स डिफिकल्ट। मतलब जो फिजिकल एक्सपीडिशंस है कि हम जब जैसे जाते हैं हाई हिमालयन लेक्स पे, वो मुश्किल क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत अनवेलकमिंग है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो रीज़न जो है बहुत ही नैरो तरीके से है, लेक्स वगैरह में इस समय जाना मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डज ऑथर इशू रिगार्डिंग डैम कंस्ट्रक्शन इन माउंटेन जोन्स। माउंटेन जोन्स में जो है डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसके लिए जो है ऑथर ने क्या चेतावनी दी है। दे आर फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ आउटबर्स्ट। इसकी मतलब ये पहले कारण होते हैं इस तरीके की खतरनाक जो कैजुअलिटीज़ होती हैं। दे प्रिवेंट फ्लड्स, दे आर फुली सेफ, नहीं, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप माउंटेन जोन में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो तो ऑफकोर्स इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से आप पत्थर खोदोगे या पहाड़ खोदोगे तो ऑफकोर्स धरती हिलेगी ना। जब प्रकृति से छेड़छाड़ करो तो छोड़ेगी थोड़ी ना तुमको। तो बेसिकली ये पहला कारण होता है कि इस तरीके की जो आपदा देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ व्हाट की पॉलिसी मेजर्स इज रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी। देखो भैया, अगर लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहिए तो किस तरीके की पॉलिसी आपको अपनानी चाहिए। सैटेलाइट ट्रैकिंग को रोक देना चाहिए, बिल्डिंग कोड्स एंड ट्रैकिंग को इन्फोर्स करना चाहिए, ये सभी सिटीज़ को इवैक्यूएट कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको जो है सख्त तरीके से जो है कोड्स को जो है और जो ट्रैकिंग करनी चाहिए, चीज़ों को ट्रैक करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपकी वो कैब बहुत मास्टर होने वाली है। आगे एक रूट वर्ड की सीरीज़ भी आने वाली है, सो इसी संडे से आने वाली है। सो आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।